साथियों, हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उन 5 बड़े ऐलानों की शुरुआत की, तो पूरे देश में एक अलग ही माहौल बन गया था। वो मंच पर खड़े थे, चारों तरफ लाखों की भीड़ और हवा में एक उम्मीद की खुशबू फैली हुई थी। ये ऐलान ऐसे थे जो सिर्फ कागजों पर नहीं लिखे गए थे, बल्कि वे दिलों को छूने वाले थे, खासकर उन अम्बेडकरवादियों के लिए जो दशकों से इंतजार कर रहे थे। अम्बेडकरवादियों में उत्साह की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि ये ऐलान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की सोच को जीवंत करने वाले थे। पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए थे ये ऐलान, और खासकर 5वां ऐलान, जो सबसे महत्वपूर्ण लग रहा था, क्योंकि वो सम्मान की बात कर रहा था, वो पहचान की बात कर रहा था। तो चलिए, हम शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले ऐलान से ही, और देखते हैं कैसे ये ऐलान पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले साबित हुए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर अपना पहला ऐलान किया, तो सभागार में सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा कोई डर का नहीं था, बल्कि उम्मीद का था। एक ऐसी उम्मीद जो दशकों से दबी हुई थी, कुंठित हो चुकी थी। उन्होंने अपनी आवाज में एक गहराई के साथ कहा, अब देश की हर यूनिवर्सिटी में अंबेडकर अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये शब्द जैसे हवा में गूंज उठे, और लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी चमक आ गई। ये सिर्फ एक औपचारिक घोषणा नहीं थी, बल्कि ये भारत की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा को बदलने वाला एक क्रांतिकारी कदम था। कल्पना कीजिए, उन लाखों छात्रों की जो हर रोज कैंपस में घूमते हैं, किताबों के पन्नों में खो जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोच पाते कि उनके हाथ में जो संविधान है, वो किस संघर्ष की उपज है। मोदी जी ने ठीक यही बात कही। जब तक नई पीढ़ी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को गहराई से नहीं समझेगी, तब तक संविधान सिर्फ किताबों में बंद एक दस्तावेज बनकर रह जाएगा। एक ऐसा दस्तावेज जो कभी कभी बोझ लगने लगता है, लेकिन अब इन केंद्रों के माध्यम से हर विश्वविद्यालय एक जीवंत कक्षा बन जाएगा, जहां अंबेडकर के जीवन का हर पहलू, उनका हर संघर्ष, उनकी हर हार और जीत जीवंत हो उठेगी। सोचिए, एक छात्र जो सुबह उठकर लेक्चर में जाता है, वो अब सिर्फ फॉर्मूले या थ्योरी नहीं सीखेगा, बल्कि सीखेगा कि कैसे एक व्यक्ति ने, जो खुद जाति के दलदल में जन्मा, पूरे समाज को बराबरी की नदी पार कराई। ये ऐलान सुनते ही दलित समुदाय के लोगों के चेहरों पर वो चमक आई, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा हो गई हों। गांवों में, जहां शाम को लोग चाय की चुस्कियों के साथ बातें करते हैं, वहां ये खबर तेजी से फैली। एक बुजुर्ग ने अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे हुए कहा, अब तो मेरे पोते को पता चलेगा कि उसके दादा दादी ने क्या सहा और बाबा साहेब ने कैसे लड़ाई लड़ी। मोदी जी ने जोर देकर कहा कि ये केंद्र केवल इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं होंगे, बल्कि वहां देश के सबसे बड़े सामाजिक सवालों पर रिसर्च होगी। जाति व्यवस्था की जड़ें, गरीबी का चक्र, बहिष्कार की दीवारें और लोकतंत्र की मजबूती जैसे विषयों पर विद्यार्थी खुलकर बहस कर सकेंगे। विचारों की टक्कर होगी, और शायद नई नई थ्योरी जन्म लेंगी, जो भारत की मिट्टी से जुड़ी होंगी। आज देश में करोड़ों युवा विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्हें यह भी नहीं बताया जाता कि इस देश को बराबरी के अधिकारों की राह पर लाने में बाबा साहेब ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई। एक ऐसा छात्र जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, शायद कभी सोचता भी ना हो कि उसके जैसे लाखों के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किसने लिखा। लेकिन अब इन केंद्रों का उद्देश्य यही होगा कि कोई भी छात्र, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र से आता हो, उसे ये समझ में आए कि भारत का संविधान किस संघर्ष से बना है, कि कुर्बानियों के बाद हमें बराबरी का अधिकार मिला। मोदी जी ने भावुक होते हुए कहा कि इन केंद्रों में बाबा साहेब के सभी भाषण, उनकी किताबें और दुर्लभ दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि कोई भी छात्र दुनिया के किसी भी कोने से उनकी सोच को पढ़ सके और समझ सके। कल्पना कीजिए, एक लड़की जो उत्तर प्रदेश के किसी छोटे कस्बे से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आई है, वो रात को अपने हॉस्टल रूम में बैठकर अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ेगी और सोचेगी कि ये किताब उसके लिए ही लिखी गई थी। ये केंद्र विशेष रूप से एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग के छात्रों को शोध के अवसर देंगे, ताकि वे अपने समाज की समस्याओं पर खुद अध्ययन कर सकें और समाधान खोज सकें। मोदी जी ने जोर देकर कहा कि जब दलित, आदिवासी और वंचित वर्ग के युवा खुद अपने इतिहास और अधिकारों को समझेंगे, तभी वे केवल नौकरी खोजने वाले नहीं रहेंगे, बल्कि समाज को दिशा देने वाले नेता बनेंगे। ये बात सुनकर एक युवा कार्यकर्ता ने ताली बजाई और कहा,
अब तो हमारी आवाज मजबूत होगी। ये अध्ययन केंद्र एक तरह से नई सामाजिक क्रांति की प्रयोगशालाएं होंगी, जहां से भारत के भविष्य के विचार निकलेंगे। विचार जो जाति की दीवारों को तोड़ेंगे, लिंग भेद को मिटाएंगे और आर्थिक असमानता को चुनौती देंगे। कई दशकों तक बाबा साहेब को सिर्फ एक मूर्ति या एक नाम तक सीमित कर दिया गया था, जबकि उनकी असली ताकत उनके विचारों में है। मोदी जी ने कहा कि अब सरकार चाहती है कि अंबेडकर को पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि पढ़ाई और समझ का विषय बनाया जाए। जब छात्र अंबेडकर को पढ़ेंगे, तब उन्हें यह भी समझ में आएगा कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना नहीं है, बल्कि हर इंसान की गरिमा और सम्मान की रक्षा करना है। ये ऐलान सुनते ही दलित समुदाय में एक लहर सी दौड़ गई। लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चर्चा छिड़ गई और कहीं-कहीं तो छोटे-छोटे जश्न हो गए। एक शिक्षक ने कहा, ये तो जैसे बाबा साहेब का सपना पूरा हो रहा है। इन केंद्रों में कानून, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के छात्रों को विशेष प्रशिक्षण मिलेगा, ताकि वे संविधान की आत्मा को समझ सकें और आगे चलकर न्यायपालिका, प्रशासन और राजनीति में जाकर सही फैसले ले सकें। सोचिए, कल का एक जज जो इन केंद्रों से गुजरा होगा, वो जातिगत भेदभाव वाले केस में फैसला देते समय अंबेडकर के शब्द याद करेगा और न्याय को निष्पक्ष बनाएगा। इन केंद्रों से निकलने वाले शोध देश की नीतियों को बनाने में भी मदद करेंगे, ताकि गरीब, दलित और वंचित वर्ग के लिए बनने वाली योजनाएं कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर असर दिखाएं। मोदी जी ने कहा कि यह पहला ऐलान दरअसल आने वाले सभी बड़े कदमों की नींव है, क्योंकि जब सोच बदलेगी, तभी व्यवस्था बदलेगी, और जब व्यवस्था बदलेगी, तभी सच्चा सामाजिक न्याय संभव होगा। इस तरह नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ऐलान के जरिए ये स्पष्ट कर दिया कि सरकार बाबा साहेब अंबेडकर को केवल सम्मान नहीं देना चाहती, बल्कि उनकी सोच को देश की हर यूनिवर्सिटी की धड़कन बनाना चाहती है। लेकिन यह सिर्फ घोषणा नहीं थी, ये एक आह्वान था। एक ऐसा आह्वान जो शिक्षा के हर कोने को छू लेगा। अब सवाल यह है कि ये केंद्र कैसे काम करेंगे। क्या वे सिर्फ किताबों की अलमारियां भर देंगे या वाकई बहस की जगह बनेंगे? एक विशेषज्ञ ने कहा कि अगर इन केंद्रों में वर्कशॉप होंगे, जहां छात्र अपनी कहानियां साझा करेंगे, जैसे एक छात्र कैसे भेदभाव का शिकार हुआ, तो यह क्रांति लाएगा। मोदी जी ने भी इसी पर जोर दिया कि ये केंद्र बहस के मैदान होंगे, जहां जाति की राजनीति पर सवाल उठेंगे और समानता की नई परिभाषा बनेगी। दलित समुदाय में ये ऐलान खुशी की लहर लेकर आया, क्योंकि ये सिर्फ शिक्षा का विस्तार नहीं, बल्कि पहचान का उत्थान था। एक युवा लड़की जो लॉ की पढ़ाई कर रही है ने कहा, अब मैं बाबा साहेब को सिर्फ फोटो में नहीं देखूंगी, बल्कि उनके विचारों से लड़ूंगी। ये केंद्र डिजिटल लाइब्रेरी से लैस होंगे, जहां अंबेडकर के भाषणों के वीडियो चलेंगे, उनके पत्रों की स्कैन कॉपी होगी और यहां तक कि उनकी विदेश यात्राओं के दस्तावेज भी। एक रिसर्चर ने अनुमान लगाया कि पहले साल में ही हजारों छात्र लाभ लेंगे और SC/ST छात्रों के लिए विशेष फेलोशिप देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। मोदी जी की ये सोच कि वंचित युवा नेता बनेंगे, बाबा साहेब के उस सपने से जुड़ती है, जहां उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो दास्ता की जंजीरें तोड़ सकती हैं। अब जब ये केंद्र बनेंगे, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तक, तो शिक्षा का चेहरा बदल जाएगा। छात्र बहस करेंगे कि कैसे संविधान की धारा 14 बराबरी की गारंटी देती है, लेकिन जमीनी हकीकत में क्यों भेदभाव बरकरार है। ये बहसें नीतियों को प्रभावित करेंगी और शायद नए कानून बने। ये ऐलान दलितों के लिए इसलिए खास था, क्योंकि ये उनकी अनदेखी को चुनौती देता था। सालों से विश्वविद्यालयों में अंबेडकर को एक चैप्टर तक सीमित रखा जाता था, लेकिन अब वो पूरा सेंटर होगा। एक प्रोफेसर ने कहा, ये जैसे अंबेडकर रेनेसांस होगा। मोदी जी ने कहा कि ये केंद्र नई पीढ़ी को सिखाएंगे कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए इतिहास को जीना पड़ता है। दलित बस्तियों में जहां बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन सपने छोटे रखते हैं, अब वे सोचेंगे कि हार्वर्ड जाकर भी लौटना है भारत को बदलने के लिए। ये केंद्र रिसर्च हब बनेंगे, जहां प्रोजेक्ट्स होंगे जैसे जाति और आर्थिक असमानता का अध्ययन, और नतीजे सरकार को सौंपे जाएंगे। एक ST छात्र जो आदिवासी इलाके से आया है, वह अपनी संस्कृति को अंबेडकर के विचारों से जोड़ेगा और नई थ्योरी बनाएगा। खुशी की लहर इसलिए भी थी, क्योंकि ये ऐलान मोदी जी की प्रतिबद्धता दिखाता था कि वे बाबा साहेब को सिर्फ चुनावी प्रतीक नहीं मानते। अब सोचिए, जब ये केंद्र चालू होंगे, तो वार्षिक कॉन्फ्रेंस होंगी,
जहां देश भर के छात्र आएंगे और विचारों का आदान प्रदान होगा। एक किताब रिलीज होगी जो अंबेडकर के अनसुने भाषणों पर आधारित होगी। दलित युवाओं में उत्साह है क्योंकि अब वे कह सकेंगे कि हमारा इतिहास छिपा नहीं रहेगा। मोदी जी ने कहा कि ये सोच बदलने का पहला कदम है और जब सोच बदलेगी तो समाज बदलेगा। ये ऐलान न सिर्फ शिक्षा को समावेशी बनाता है बल्कि पूरे राष्ट्र को एकजुट करता है। एक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा कि यह कदम सामाजिक न्याय की नई दिशा है। दलित समुदाय में महिलाओं ने भी सराहना की क्योंकि अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों पर जोर दिया था और अब ये केंद्र उन्हें मजबूत बनाएंगे। अब आते हैं दूसरे ऐलान पर, जो जैसे किसी पुरानी जंजीर को तोड़ने की आवाज थी। जब मोदी जी ने मंच से कहा कि अब देश की एससी और एसटी युवाओं को बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, तो सभागार में बैठे लोगों की सांसें थम सी गईं। ये सिर्फ एक आर्थिक योजना की बात नहीं थी, ये सदियों पुरानी आर्थिक बेबसी के खिलाफ एक सीधा हमला था, जो दलित और आदिवासी समाज को आज भी जकड़े हुए हैं। मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी दलित और आदिवासी समाज का सबसे गहरा दर्द वही पुराना है। प्रतिभा है, मेहनत है, सपने हैं, लेकिन पूंजी नहीं है। और पूंजी के अभाव में सपने बार बार अधूरे रह जाते हैं। उन्होंने एक मार्मिक उदाहरण दिया। एक गरीब दलित या आदिवासी परिवार का बेटा या बेटी जब कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है, चाहे वो एक किराना दुकान हो, एक छोटी सी सिलाई मशीन हो, एक ट्रैक्टर हो या फिर कोई टेक्नोलॉजी आधारित स्टार्टअप, तो सबसे पहले यही पूछा जाता है, गारंटी क्या है? जमीन है, मकान है, कोई बड़ा आदमी गारंटर बनेगा? लेकिन इस समाज के पास न जमीन है, न संपत्ति है, न रसूख है। इसलिए उनकी फाइल वहीं दब जाती है, सपना वहीं मर जाता है और परिवार की अगली पीढ़ी भी उसी गरीबी के चक्र में फंस जाती है। मोदी जी ने कहा कि अब ये दीवार तोड़नी है। सरकार अब उस युवा की गारंटी खुद बनेगी। बैंक को साफ आदेश होगा, योग्य आवेदक को सीधे लोन मिलेगा। कोई जमानत नहीं, कोई गिरवी नहीं, सिर्फ उसकी योग्यता, उसका बिजनेस आइडिया और उसकी ईमानदारी। ये सुनते ही सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। पीछे की पंक्ति में बैठे कई युवा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। मोदी जी ने आगे कहा कि ये 10 लाख रुपए का लोन सिर्फ छोटे मोटे कामों के लिए नहीं होगा। ये पैसा स्टार्टअप में लग सकता है, प्रैक्टिस शुरू करने में, टेक्नोलॉजी बिजनेस में, एग्री बिजनेस में, सर्विस सेक्टर में, कहीं भी जहां वो युवा अपनी प्रतिभा दिखा सके। सरकार चाहती है कि दलित और आदिवासी युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले न रहें, बल्कि नौकरी देने वाले बने, वे मालिक बने, वे उद्यमी बने। और जब एक दलित युवा मालिक बनता है, तो सिर्फ उसका अपना आत्मसम्मान नहीं बढ़ता, पूरे समाज की सोच बदलती है। लोग उसे अब सिर्फ मजदूर या नौकरी पेशा व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक सफल उद्यमी के रूप में देखते हैं। मोदी जी ने बहुत भावुक होकर कहा कि जब तक देश का वंचित समाज आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक सामाजिक बराबरी सिर्फ भाषणों और किताबों में रहेगी। ये योजना बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने से सीधे जुड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक आजादी न मिले। उन्होंने याद दिलाया कि बाबा साहेब ने हमेशा जोर दिया था कि दलित समाज को सिर्फ वोट का अधिकार नहीं चाहिए, उसे आर्थिक शक्ति, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का अधिकार चाहिए। और अब सरकार उस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। ये लोन सिर्फ पैसा देने तक सीमित नहीं रहेगा। मोदी जी ने साफ कहा कि सरकार इन युवाओं को केवल चेक थमाकर विदा नहीं करेगी। उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, बिजनेस प्लान कैसे बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, अकाउंट कैसे रखने हैं, डिजिटल पेमेंट कैसे इस्तेमाल करना है, कानूनी नियम क्या है, सब कुछ सिखाया जाएगा ताकि उनका उद्यम सच में खड़ा हो सके और वे कर्ज के बोझ में डूबकर फिर से हताश न हों। ये एक तरह से पूरा सपोर्ट सिस्टम होगा, मेंटरिंग, स्किल ट्रेनिंग, मार्केट लिंकेज और शुरुआती दौर में मार्गदर्शन। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जब एक दलित या आदिवासी युवा अपना कारोबार शुरू करेगा, तो गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। वो सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर नहीं बनाएगा, वह अपने आसपास के 10-15 लोगों को भी रोजगार देगा। इससे पूरे समुदाय की आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा और सबसे बड़ी बात, पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी की जंजीर टूटेगी। एक पीढ़ी जो खुद आत्मनिर्भर बनेगी, वह अपने बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाना सिखाएगी। ये चक्र टूटेगा।
सभागार में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मेरे बेटे को तो बैंक ने कभी लोन नहीं दिया, अब मेरे पोते के लिए रास्ता खुलेगा। मोदी जी ने कहा कि योजना देश के लाखों युवाओं के लिए है, जो प्रतिभाशाली हैं, मेहनती हैं, लेकिन जिनके पास शुरुआत करने के लिए छोटी सी पूंजी भी नहीं है। अब सरकार कह रही है, तुम्हारे पास सपना है, मेहनत है, ईमानदारी है, बस इतना काफी है, बाकी हम संभाल लेंगे। ये ऐलान सुनकर सोशल मीडिया पर भी एक अलग ही लहर दौड़ी। कई युवाओं ने, जिन्हें बैंक में दरवाजे से लौटा दिया गया था, अपनी कहानियां शेयर की। एक युवा ने लिखा, आज पहली बार लगा कि सरकार सच में हमारी तरफ देख रही है। एक लड़की ने लिखा, मैंने फैशन डिजाइनिंग सीखी है, लेकिन मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब शायद मेरा सपना पूरा हो। मोदी जी ने इस ऐलान को सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इसे सामाजिक संदेश भी दिया। कहा कि जब एक दलित युवा सफल उद्यमी बनेगा, तो उसके बच्चे स्कूल में सिर ऊंचा करके कह सकेंगे, मेरे पिताजी का अपना कारखाना है, दुकान है, कंपनी है। ये विश्वास समाज की सोच को बदल देगा। जाति भेदभाव कम होगा, क्योंकि आर्थिक शक्ति सम्मान लाती है। लोग मजबूरन उस व्यक्ति को महत्व देने लगेंगे, जो पहले उनके लिए अदृश्य था। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के तहत विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, जहां एससी और एसटी आबादी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, वहां विशेष कैंप लगेंगे, जहां युवा बिजनेस आइडिया लेकर आएंगे और उसी दिन उनकी स्क्रीनिंग होगी, ट्रेनिंग शुरू होगी। ये दूसरा ऐलान इसीलिए भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बिना गारंटी के लोन देने की बात कर रहा था। पहले भी कई योजनाएं आईं, लेकिन उनमें या तो बहुत कम राशि थी, या शर्तें इतनी कठिन थीं कि असल में बहुत कम लोग लाभान्वित हो पाते थे। इस बार मोदी जी ने कहा, शर्तें आसान होंगी, प्रक्रिया तेज होगी, और अस्वीकृति का कारण सिर्फ धोखाधड़ी या गलत जानकारी ही होगा, न कि गारंटी का न होना। दलित और आदिवासी समाज में इस ऐलान ने एक नई ऊर्जा भरी। लोग आपस में बात कर रहे थे, अब हम भी बड़े बनेंगे, अब हम भी मालिक बनेंगे। कई जगहों पर छोटे छोटे समारोह हो रहे थे, जहां युवा अपने बिजनेस आइडिया एक दूसरे को बता रहे थे और उत्साह से कह रहे थे, बस अब शुरुआत करनी है। मोदी जी ने अंत में एक बहुत गहरी बात कही, हम चाहते हैं कि भारत का विकास किसी एक वर्ग, एक जाति या एक क्षेत्र तक सीमित न रहे। हम चाहते हैं कि हर उस व्यक्ति तक विकास पहुंचे जो मेहनत करता है, जो सपने देखता है। और जब दलित और आदिवासी युवा आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तभी भारत सच्चे अर्थों में एक समावेशी और समृद्ध राष्ट्र बनेगा। ये ऐलान सिर्फ 10 लाख रुपए का लोन नहीं था, ये संदेश था कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारा समय है। और इस संदेश ने दलित बस्तियों, आदिवासी गांवों और छोटे शहरों के मोहल्लों में खुशी की एक नई लहर पैदा कर दी। तीसरा ऐलान जैसे किसी बंद दरवाजे को पूरी ताकत से खोल देने वाला था। जब मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर कहा कि अब दलित और आदिवासी छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए विशेष स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो वो पल सिर्फ एक घोषणा का नहीं रहा, वो एक पीढ़ी की सदियों पुरानी हताशा को चुनौती देने वाला क्षण बन गया। मोदी जी ने बहुत साफ और गहरे शब्दों में कहा कि भारत में लाखों एससी और एसटी छात्र ऐसे हैं, जिनमें दुनिया के किसी भी बड़े वैज्ञानिक, प्रोफेसर, इंजीनियर, नीति निर्माता या विचारक बनने की पूरी क्षमता मौजूद है, लेकिन उनका सपना सिर्फ इसलिए टूट जाता है क्योंकि विदेश में पढ़ाई का खर्च लाखों नहीं, करोड़ों में चला जाता है, और उस खर्च का बोझ कोई गरीब परिवार कभी नहीं उठा सकता। उन्होंने कहा कि अब सरकार उस सपने को सरकारी ताकत देगी। कोई भी होनहार दलित या आदिवासी छात्र सिर्फ इसलिए हार न माने कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ये स्कॉलरशिप सिर्फ कॉलेज की फीस भरने तक सीमित नहीं रहेगी। इसमें रहने का खर्च, खाने का खर्च, किताबें, रिसर्च सामग्री, विमान यात्रा खर्च, स्वास्थ्य बीमा, सब कुछ शामिल होगा, ताकि छात्र को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना पड़े, न कि रोजी रोटी की चिंता करनी पड़े। मोदी जी ने जोर देकर कहा कि जब एक गरीब दलित परिवार का बेटा या बेटी हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज या किसी और विश्वस्तरीय संस्थान में पढ़ेगा, तो वह सिर्फ एक डिग्री लेकर नहीं लौटेगा। वह भारत के लिए वैश्विक स्तर की समझ, आत्मविश्वास, नेटवर्क और नई सोच लेकर लौटेगा। ये सुनते ही सभागार में गहरी खामोशी छा गई, और फिर धीरे धीरे तालियों की आवाज बढ़ती गई। पीछे की पंक्तियों में बैठी कई माताएं आंसू पोंछ रही थीं। एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा,
मेरी पोती को तो सपना दिखाने की हिम्मत भी नहीं होती थी। अब शायद वो भी दुनिया देख सके। मोदी जी ने कहा कि ये योजना व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है, ये पूरे समाज को ऊपर उठाने वाली योजना है। क्योंकि जब वो छात्र वापस आएगा, तो वह अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने समुदाय के लिए एक जीवंत रोल मॉडल बनेगा। हजारों बच्चों को प्रेरणा देगा। बच्चे कहेंगे, अगर वो कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। और यही प्रेरणा की चेन रिएक्शन पूरे समाज को बदल देगी। मोदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आज भी देश के कई हिस्सों में दलित और आदिवासी बच्चों को बचपन से ही ये संदेश दिया जाता है कि बड़े सपने उनके लिए नहीं हैं, बड़े स्कूल उनके लिए नहीं हैं, बड़े देश उनके लिए नहीं हैं। ये ऐलान उस सोच को जड़ से तोड़ने के लिए है। अब सरकार कह रही है, तुम्हारे सपने छोटे नहीं होने चाहिए। तुम भी दुनिया के सबसे अच्छे संस्थानों में पढ़ सकते हो। तुम भी वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, कानून विशेषज्ञ, टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। और इसके लिए सरकार हर जरूरी संसाधन देने को तैयार है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता पर आधारित होगी। कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कोई रसूख नहीं चलेगा। सिर्फ मेरिट, सिर्फ परीक्षा का प्रदर्शन, सिर्फ उस छात्र की लगन और सपने, ताकि किसी भी योग्य बच्चे के साथ अन्याय न हो। ये स्कॉलरशिप विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पर्यावरण विज्ञान, सभी क्षेत्रों में पढ़ाई को बढ़ावा देगी, ताकि ये छात्र आगे चलकर भारत की नीति निर्माण, अनुसंधान, उद्योग और विकास में अहम भूमिका निभा सकें। मोदी जी ने बहुत भावुक होकर याद दिलाया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने खुद विदेश जाकर पढ़ाई की थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया, वही ज्ञान लेकर उन्होंने भारत का संविधान लिखा। उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहेब को विदेश में पढ़ने का मौका न मिलता, तो शायद आज हमारा संविधान इतना मजबूत, इतना समावेशी और इतना न्यायपूर्ण नहीं होता। इसलिए ये स्कॉलरशिप उनके संघर्ष और उनकी सोच को आगे बढ़ाने का एक आधुनिक रूप है। हम चाहते हैं कि आज के युवा भी वही रास्ता अपनाएं जो बाबा साहेब ने अपनाया था, ज्ञान लेकर लौटें और उस ज्ञान से देश को नई दिशा दें। ये ऐलान सुनकर सोशल मीडिया पर भी एक अलग ही उत्साह दिखा। कई दलित और आदिवासी छात्रों ने अपनी कहानियां साझा की। एक लड़के ने लिखा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं विदेश पढ़ सकता हूं। आज पहली बार लगा कि मेरा सपना असंभव नहीं है। एक लड़की ने लिखा, मेरे पिता मजदूरी करते हैं, अब शायद मैं उन्हें बता सकूं कि उनकी बेटी भी हार्वर्ड जा सकती है। कई शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। मोदी जी ने कहा कि जब ये छात्र वापस आएंगे, तो वे सिर्फ व्यक्तिगत सफलता हासिल नहीं करेंगे, वे अपने समुदाय में शिक्षा की नई लहर लाएंगे। वे अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करेंगे। वे गांव में जाकर बच्चों को बताएंगे कि दुनिया कितनी बड़ी है और हम भी उस दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। इससे पूरे समुदाय में शिक्षा के प्रति एक नया उत्साह जागेगा। गरीबी और जाति की वजह से जो सपने दबाए जा रहे थे, वे अब हवा पकड़ने लगेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार इस स्कॉलरशिप को लंबे समय तक चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हर साल सैकड़ों छात्रों को ये मौका मिलेगा और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी। विशेष ध्यान उन क्षेत्रों पर दिया जाएगा जहां एसएससी और एसटी आबादी ज्यादा है और जहां बच्चों के पास विदेश जाने का सपना देखने तक की हिम्मत नहीं होती। वहां विशेष काउंसलिंग सेंटर खोले जाएंगे जहां बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाएगा। आवेदन कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ सिखाया जाएगा। ये तीसरा ऐलान इसलिए भी खास था क्योंकि ये सिर्फ भारत के अंदर की दीवारें नहीं तोड़ रहा था, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर बराबरी से खड़ा कर रहा था। मोदी जी ने अंत में कहा, हम चाहते हैं कि भारत का हर बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी क्षेत्र से हो, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बराबरी के साथ खड़ा दिखे। और जब दलित और आदिवासी बच्चे दुनिया के शीर्ष संस्थानों से पढ़कर लौटेंगे, तभी भारत सच्चे अर्थों में एक वैश्विक शक्ति बन पाएगा। ये ऐलान दलित और आदिवासी समाज में एक नई उम्मीद की लहर लेकर आया। गांवों में चाय की दुकानों पर, घरों में लोग एक दूसरे से कह रहे थे, अब हमारे बच्चे भी बड़े नाम होंगे, अब हमारे बच्चे भी दुनिया देखेंगे। और यही बात, ये छोटा सा वाक्य सदियों की हताशा को धीरे धीरे पिघला रहा था। ये सिर्फ स्कॉलरशिप की बात नहीं थी, ये संदेश था कि अब तुम्हारे सपनों की कोई सीमा नहीं है, अब तुम भी आकाश छू सकते हो।
और इस संदेश ने हजारों लाखों दिलों में एक नई आग जला दी थी। चौथा ऐलान जैसे किसी लंबे समय से दबी हुई आवाज को आवाज देने वाला था। जब मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर कहा कि अब SC/ST अत्याचार के मामलों के लिए पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, तो वो पल सिर्फ कानूनी सुधार की बात नहीं था। वो उस सदियों पुराने अन्याय के खिलाफ एक सीधा, तेज और बिना किसी समझौते वाला वार था। मोदी जी ने बहुत साफ और कठोर शब्दों में कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, सम्मान का अधिकार देता है, जीने का अधिकार देता है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी जब किसी दलित या आदिवासी पर अत्याचार होता है, तो न्याय की राह इतनी लंबी और कष्टदायी हो जाती है कि पीड़ित परिवार टूट जाता है, हिम्मत हार जाता है और कई बार तो सच बोलने से ही डर जाता है। उन्होंने कहा कि थाने में शिकायत दर्ज कराने से लेकर गवाह तैयार करने तक, चार्जशीट दाखिल होने तक और फिर अदालत में सुनवाई तक सालों लग जाते हैं। इस बीच गवाह डर जाते हैं, पुलिस फाइलें लटका देती है, दबाव बनता है, समझौते करवाए जाते हैं और पीड़ित को लगता है कि शायद न्याय मिलना ही नहीं है। मोदी जी ने आवाज में गुस्सा और दृढ़ता दोनों भरते हुए कहा कि अब ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराध करने वाले को तुरंत सजा मिलनी चाहिए और पीड़ित को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। इसलिए अब देश भर में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामले सुने जाएंगे। इन कोर्ट्स को तय समय सीमा में फैसला देना होगा, कोई केस सालों तक नहीं घसीटा जाएगा। मोदी जी ने साफ कहा कि जब तक सजा जल्दी नहीं होगी, तब तक अत्याचार रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि अपराधी को कानून का कोई डर नहीं रहता। वह जानता है कि सालों तक केस चलता रहेगा, गवाह थक जाएंगे, पीड़ित हार मान लेगा और आखिरकार या तो समझौता हो जाएगा या केस कमजोर पड़ जाएगा। इस चक्र को तोड़ने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला लिया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इन कोर्ट्स में विशेष रूप से प्रशिक्षित जज नियुक्त किए जाएंगे, सरकारी वकील भी विशेष रूप से तैयार किए जाएंगे। तकनीकी खामियों या छोटी मोटी प्रक्रियागत गलतियों के बहाने आरोपी बच नहीं पाएगा। सबूतों का सही मूल्यांकन होगा, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और सुनवाई में तेजी लाई जाएगी। मोदी जी ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ कानूनी बदलाव नहीं है, यह एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है। यह संदेश है कि अब दलित और आदिवासी पर हाथ उठाने वाला सीधे सरकार और कानून से टकराएगा। अब कोई भी सोचेगा नहीं कि केस तो लंबा चलेगा, पीड़ित थक जाएगा। सभागार में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं। एक महिला जिसके परिवार के साथ कुछ साल पहले अत्याचार हुआ था और केस अभी भी लंबित था, धीरे से बोली, काश ये पहले हो जाता, मेरे पति को शायद बचाया जा सकता था। मोदी जी ने कहा कि जब एक गरीब पीड़ित को यह भरोसा होगा कि उसका केस जल्दी सुना जाएगा, फैसला जल्द आएगा, तो वह डर के मारे समझौता नहीं करेगा। वो सच बोलने की हिम्मत जुटाएगा। गवाह भी आगे आएंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि न्याय की राह अब छोटी और सुरक्षित है। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने कानून को दलितों का सबसे बड़ा हथियार बताया था। उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 17 से लेकर SC/ST एक्ट तक जो प्रावधान दिए, वे इसीलिए थे कि कमजोर को मजबूत बनाया जाए। लेकिन अगर कानून की रफ्तार धीमी हो, तो वो हथियार भारी हो जाता है, इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसलिए अब सरकार उस हथियार को तेज कर रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट इसी तेजी का नाम है। मोदी जी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ पीड़ितों को न्याय देने की बात नहीं है, यह अपराधियों को चेतावनी देने की बात है। अब कोई भी ये नहीं सोचेगा कि दलित या आदिवासी पर अत्याचार करके आसानी से बच जाएगा। अब कानून की नजर तेज होगी, हाथ लंबा होगा और सजा निश्चित होगी। उन्होंने बताया कि इन कोर्ट्स के जरिए सरकार यह साबित करना चाहती है कि संविधान सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर भी जिंदा है। जब एक दलित परिवार को न्याय मिलता है, तो सिर्फ एक केस नहीं जीता जाता, पूरे समाज का भरोसा जीता जाता है। और यही सच्चा राम राज्य है, सच्चा लोकतंत्र है। ये ऐलान सुनकर कई जगहों पर तुरंत प्रतिक्रियाएं आने लगी। दलित बस्तियों में लोग एक दूसरे से कह रहे थे, अब डरने की जरूरत नहीं, अब कोर्ट हमारे साथ है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा, अगर ये कोर्ट सच में तेजी से काम करेंगे, तो SC/ST एक्ट की असल ताकत सामने आएगी। सोशल मीडिया पर भी ये खबर तेजी से फैली। कई लोगों ने अपनी पुरानी पीड़ा साझा की कि कैसे उनके परिवार के साथ अन्याय हुआ और केस 10 से 15 साल तक लंबित रहा और पहली बार लगा कि शायद बदलाव आ रहा है।
मोदी जी ने यह भी बताया कि इन फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ साथ गवाहों की सुरक्षा के लिए अलग से इंतजाम किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही हो सकेगी अगर पीड़ित या गवाह को खतरा महसूस हो। पीड़ित परिवार को कानूनी सहायता मुफ्त में मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण, इन कोर्ट की मॉनिटरिंग के लिए एक अलग से उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी ताकि कहीं कोई लापरवाही या देरी न हो। ये चौथा ऐलान इसलिए भी गहरा असर छोड़ रहा था क्योंकि ये सिर्फ कागजी न्याय की बात नहीं कर रहा था। ये उस डर को खत्म करने की बात कर रहा था जो सदियों से दलित और आदिवासी समाज के मन में बसा हुआ है। डर की अगर आवाज उठाई तो बदला लिया जाएगा। डर की अगर शिकायत की तो परिवार उजड़ जाएगा। डर की न्याय मिलेगा नहीं। मोदी जी ने कहा कि अब यह डर खत्म होना चाहिए। अब आवाज उठाने वाले को डरना नहीं चाहिए, अपराधी को डरना चाहिए। अंत में उन्होंने बहुत गहरी बात कही। जब तक आखिरी दलित को भी भरोसा नहीं हो जाता कि कानून उसका साथ देगा, तब तक हमारा संविधान अधूरा है। और हम इसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। ये ऐलान सुनकर गांवों में, कस्बों में, शहरों की बस्तियों में एक नई हिम्मत जाग रही थी। लोग कह रहे थे, अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम लड़ेंगे, क्योंकि अब न्याय पास है, बहुत पास। और यही बात, ये छोटा सा बदलाव, सदियों के अन्याय के खिलाफ एक नई लड़ाई की शुरुआत थी। अब आखिरी और पांचवां ऐलान, जो सबसे महत्वपूर्ण था, वो जैसे किसी लंबे समय से अधूरे रह गए सपने को आखिरकार पूरा होने का आभास दे देने वाला था। जब मोदी जी ने मंच पर खड़े होकर कहा कि अब 50 करोड़ रुपए की लागत से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक भव्य प्रतिमा बनाई जाएगी, तो वो पल सिर्फ एक मूर्ति निर्माण की घोषणा नहीं था। वो एक पूरे समाज के आत्मसम्मान, उसकी पहचान और उसकी ऐतिहासिक उपस्थिति को फिर से स्थापित करने का सबसे भावुक और शक्तिशाली कदम था। मोदी जी ने बहुत गहराई से कहा कि ये प्रतिमा सिर्फ पत्थर, कांस्य या धातु की कोई आकृति नहीं होगी। ये देश की चेतना का प्रतीक होगी। ये उस भारत का जीवंत स्मारक होंगी जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था। एक ऐसा भारत जहां किसी इंसान को उसकी जाति की वजह से छोटा नहीं समझा जाएगा, जहां हर व्यक्ति की गरिमा और सम्मान सर्वोपरि होगा, जहां संविधान सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि हर सांस में जिएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी पाठशाला बनेगी। हर बच्चा, हर युवा, हर नागरिक जब इसके सामने खड़ा होगा तो उसे याद आएगा कि भारत का संविधान किसके अथक संघर्ष से, किन कुर्बानियों से, किन अपमानों को सहते हुए बना। उन्होंने बताया कि इस भव्य प्रतिमा के साथ एक विशाल और आधुनिक परिसर भी विकसित किया जाएगा। उस परिसर में एक विश्व स्तरीय संग्रहालय होगा, एक समृद्ध पुस्तकालय होगा, डिजिटल गैलरी होगी, इंटरैक्टिव प्रदर्शनियां होंगी। वहां बाबा साहेब के जीवन के हर पड़ाव को आधुनिक तकनीक से जीवंत किया जाएगा। उनके दुर्लभ भाषणों के ऑडियो वीडियो, उनके हाथ से लिखे गए पत्रों की डिजिटल कॉपी, उनकी किताबों के मूल पांडुलिपि के अंश, उनकी विदेश यात्राओं के दस्तावेज, उनकी बहसों के रिकॉर्ड, सब कुछ एक छत के नीचे उपलब्ध होगा, ताकि लोग बाबा साहेब को सिर्फ एक मूर्ति के रूप में न देखें, बल्कि उनके विचारों, उनकी सोच, उनकी दूरदर्शिता को गहराई से समझ सकें। मोदी जी ने भावुक होकर कहा कि दशकों तक बाबा साहेब के साथ एक तरह का अन्याय हुआ है। उन्हें या तो पूरी तरह अनदेखा किया गया या फिर सिर्फ राजनीतिक प्रतीक बनाकर इस्तेमाल किया गया। कभी उनकी मूर्तियां तोड़ी गईं, कभी उनके नाम पर सियासत की गई, लेकिन उनकी असली ताकत, उनके विचारों, उनके दर्शन, उनकी क्रांतिकारी सोच को कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। अब सरकार इस ऐतिहासिक अन्याय का जवाब देना चाहती है। ये 50 करोड़ की प्रतिमा सिर्फ एक स्मारक नहीं है। ये उस अन्याय के खिलाफ एक दृढ़ जवाब है। ये संदेश है कि अब बाबा साहेब को सिर्फ चुनावी भाषणों में या पोस्टरों पर नहीं, बल्कि उनके वास्तविक कद में एक महान विचारक, संविधान निर्माता, सामाजिक क्रांतिकारी और सबसे कमजोर वर्ग के सबसे बड़े रक्षक के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब यह प्रतिमा बनकर तैयार होगी, तो वो सिर्फ दिल्ली या किसी एक शहर की पहचान नहीं बनेगी। वो पूरे भारत के दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित समाज के आत्मसम्मान की पहचान बनेगी। लोग दूर दूर से आएंगे, परिवार अपने बच्चों को लेकर आएंगे, पिता अपनी बेटी को बताएंगे, देखो, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें वोट का अधिकार दिलाया। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें शिक्षा का अधिकार दिलाया। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान में बराबरी का अधिकार लिखा। माँ अपने बच्चे को समझाएगी कि जब दुनिया हमें नीचा दिखाती थी, तब इस इंसान ने हमें सिर उठाकर जीने की ताकत दी। मोदी जी ने बहुत जोर देकर कहा
कि ये प्रतिमा सरकार की उस अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि संविधान से, सामाजिक न्याय से, बाबा साहेब के सपनों से कोई समझौता नहीं होगा। जब लोग इस प्रतिमा के सामने खड़े होंगे तो उन्हें ये एहसास होगा कि लोकतंत्र की असली ताकत ताजमहल जैसे महलों में, ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि उस इंसान के विचारों में है जिसने सबसे कमजोर को सबसे मजबूत बनाने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक आखिरी दलित को भी वो सम्मान और अधिकार नहीं मिलता जो संविधान ने उसे दिया है। ये ऐलान सुनते ही सभागार में गहरी भावुकता छा गई। कई लोगों की आंखें नम थीं। एक बुजुर्ग दलित कार्यकर्ता धीरे से बोले, मैंने जिंदगी भर बाबा साहेब को सिर्फ फोटो में देखा। अब मेरे पोते पोतियां उन्हें इतने बड़े रूप में देख सकेंगे। सोशल मीडिया पर भी ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग लिख रहे थे, आज पहली बार लगा कि बाबा साहेब को उनका असली स्थान मिल रहा है। कई युवाओं ने कहा, अब हमारी आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकेंगी कि हमारे सबसे बड़े नेता को देश ने वो सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे। मोदी जी ने अंत में एक बहुत गहरी बात कही, ये प्रतिमा सिर्फ देखने की चीज नहीं होगी, ये एक जीवित संदेश होगी। ये हर उस इंसान को याद दिलाएगी जो कभी अपमानित हुआ, कभी कुचला गया, कभी हाशिए पर रखा गया कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा संघर्ष देखा गया है, तुम्हारी आवाज सुनी गई है और अब तुम्हारा सम्मान पूरे देश के सामने होगा। ये पांचवां ऐलान इसलिए सबसे भावनात्मक था क्योंकि ये सिर्फ भौतिक निर्माण की बात नहीं कर रहा था। ये पूरे समाज के मन में सदियों से जमा अपमान, उपेक्षा और अनदेखे को धोने की बात कर रहा था। ये कह रहा था कि अब बाबा साहेब सिर्फ एक नाम नहीं रहेंगे, वो भारत की आत्मा बन जाएंगे। वे हर उस बच्चे की प्रेरणा बन जाएंगे जो अपने आप को छोटा समझता है। वे हर उस युवा की ताकत बन जाएंगे जो सोचता है कि शायद उसका कोई भविष्य नहीं। और जब ये प्रतिमा बनकर खड़ी होगी, जब उस परिसर में बच्चे घूमेंगे, जब बाबा साहेब के विचारों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, महसूस करेंगे, तब ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी, ये एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें दलित समाज सिर्फ सम्मान मांगने वाला नहीं रहेगा, वो सम्मान का हकदार और उसका दावा करने वाला होगा। इस तरह नरेंद्र मोदी ने अपने इन 5 ऐलानों के जरिए न सिर्फ दलित और आदिवासी समाज को संबोधित किया, उन्होंने पूरे राष्ट्र को याद दिलाया कि जब तक सबसे कमजोर का उत्थान नहीं होगा, तब तक भारत का उत्थान अधूरा रहेगा। और यही पांचों ऐलान मिलकर उस अधूरेपन को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हुए। दलित बस्तियों में, आदिवासी गांवों में, छोटे शहरों के मोहल्लों में आज एक अलग ही खुशी है। लोग कह रहे हैं, शायद अब हमारा समय सच में आ गया है। ये ऐलान न सिर्फ बदलाव लाएंगे, बल्कि एक नया भारत गढ़ेंगे, जहां अंबेडकर की सोच हर दिल में बसेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर इसमें दी गई जानकारी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, या आपको लगा हो कि यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर, सटीक और दमदार कंटेंट बनाने की ताकत देता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और राजनीति, समाज, इतिहास, बहुजन आंदोलन और जमीनी सच्चाइयों से जुड़ा विश्लेषणात्मक कंटेंट देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में दिख रहे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे जरूरी बात, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या आप हमारी बात से सहमत हैं या आपकी सोच अलग है? आपके अनुसार आगे क्या होना चाहिए? आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही कमेंट्स एक स्वस्थ चर्चा को जन्म देते हैं और लोकतंत्र की असली ताकत बनते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ये आवाज और भी दूर तक पहुंचे। देखते रहिए, जुड़े रहिए और सच के साथ खड़े रहिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम।